हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यूनिट 4 से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसके क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर अपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, अब इस लास्ट मोमेंट पे जो जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ आप वो कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर करने के बाद नेक्स्ट में जो सेशन लेके आऊँगी वो हम रिवीजन सेशन करेंगे, जिसके अंदर हम 4 रिवीजन सेशन लेंगे आपके लिए, और एक सेशन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे। बस आप उन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए और इससे एक्स्ट्रा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये रिवीजन सेशन उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड कराए जाएंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है, नए आर्थिक सुधार, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है और इसके इम्पैक्ट क्या है, शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। नए आर्थिक सुधार क्या है और शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसको वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो नए आर्थिक सुधार से आप क्या समझते हैं? नए आर्थिक सुधारों पर के शिक्षा पर प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आज के आधुनिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी प्रत्येक देश का विकास के लिए अग्रसर है। 1991 में आपकी एक एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी। ठीक है, तो जिसको अपनाने के बाद हमारे देश में क्या हुआ? विकास हुआ। तो इसको शिक्षा क्षेत्र में भी अपनाया गया, उसी को नाम दिया गया नए आर्थिक सुधार। ठीक है, अब आपको इसका मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए कि एलपीजी होता क्या है। ठीक है, पहले आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इससे होने वाले जो जो प्रभाव पड़े हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन मीन्स निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। अब ये होता क्या है? ठीक है, उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंस, ठीक है, के स्थान पर उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का नीति का उपयोग किया गया। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या? उदार करना। ठीक है, जो पहले टाइम में 1991 से, ठीक है, सरकार ने बहुत कड़े नियम कानून बना रखे थे। ठीक है, जिनको पालन करना बहुत ही मुश्किल था, तो उन्होंने सभी के लिए वो जो नियम कानून थे उनको ढील दे दी। जिन जिन क्षेत्रों में ज़रूरत थी सिर्फ वहीं पर ही लाइसेंस बनाएगा और बाकी में उसको मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो अब सेकंड आपका आता है उद्योगपति के लिए काटा, प्रणाली के स्थान पर प्राइवेटाइजेशन की नीति लागू करना। प्राइवेटाइजेशन मीन्स निजीकरण कर देना। ठीक है, जो सरकारी भी थे, ठीक है, वो लोग अच्छे से काम नहीं करते थे तो उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। ठीक है, तो उनका निजीकरण कर दिया गया। आयात और निर्यात के परमिट पी के साथ वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन को नीति लागू करना। इन सुधारों को ही प्राय नए आर्थिक नीति का नाम दिया गया है। ठीक है, अब नए आर्थिक नीति के तत्व क्या है? 3 तत्व मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके प्रभाव को देखेंगे। अब वैश्वीकरण होता क्या है? वैश्वीकरण को हम भूमंडलीयकरण भी कहते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ होता है, ठीक है, संपूर्ण विश्व को एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित होने से है। वैश्वीकरण क्या है? एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश, ठीक है, जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं। वैश्वीकरण दुनिया भर में लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण, इंटीग्रेशन का क्या है? प्रक्रिया है। वैश्वीकरण को भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंब की अवधारणा से भी जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण विश्व क्या है? हमारा परिवार है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का आपको मतलब पता चला। वैश्वीकरण क्या है? एक सतत प्रक्रिया जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं, अपने कल्चर को शेयर करते हैं, अपने पॉलिटिकल हो गया और उनके एक आर्थिक सिचुएशन हो गए उसको साथ जुड़े हुए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? इनके मीनिंग को आप एक्सप्लेन कर दोगे नई आर्थिक नीति के लिए।
फिर आपका आता है उदारीकरण से अब तात्पर्य सरकारी नियमों व प्रक्रियाओं में ढील दे देना, ठीक है। जो हमारे पहले नियम कानून थे वो काफ़ी कठिन थे, मुश्किल थे, हर किसी को उसका पालन करना बहुत, हर कोई पालन नहीं कर सकता था, ठीक है। तो सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा होता था, अत्यधिक कठोर के कारण तो कोई भी हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं कर पाता था, ठीक है। तो इन नियमों में क्या लाई गई, उदार लाई गई, ठीक है। और फिर नियम क्या हुए गए, कम कठोर कर दिए गए। तो फिर 1990 में पहले इस संबंध में नियम तथा प्रक्रियाएं जटिल होने के कारण एक देश दूसरे देश से निवेश करना बहुत ही कठिन था, किंतु उदारीकरण के बाद सरकारों ने विदेशी व्यापार व नियमों को सरल बनाया। अतः सरकारों द्वारा विदेशी व्यापार के नियमों को सरल बनाना ही उदारीकरण कहलाता है। अब सरकार ने सिर्फ विदेशी व्यापार के लिए नियम कानून कोई सरल नहीं बनाया, बल्कि आंतरिक जो भारत के अंदर थे उनके नियमों को भी सरल बनाया, जैसे कि टैक्स, बीमा, शेयर बाजार, बैंक, इन क्षेत्रों में नियमों को ढील प्रदान की। अब निजीकरण का सिंपल मीनिंग है प्राइवेटाइजेशन कर देना, ठीक है। मतलब जो जनता है उनके हाथों में सौंप देना का अर्थ है सार्वजनिक उद्योगों एवं प्रबंध को निजी क्षेत्र की भूमिका से है। निजीकरण का सीधा अर्थ है जो सार्वजनिक उद्योग एवं प्रबंध को निजी क्षेत्र की भूमिका से है, ठीक है, प्रोडक्शन से। अब इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, ठीक है, जब हमारे एलपीजी तीनों को अपनाया गया और उसके शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़े उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ज्ञान विस्फोट की जानकारी प्रदान करना, ठीक है। तो ज्ञान का क्या हुआ, विस्तार हुआ जब इस नीति को अपनाया गया। आज के आधुनिकीकरण के युग में तकनीकी विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, अंतरिक्ष विज्ञान, अन्य क्षेत्रों में वैश्विक विशेषीकरण के नए क्षेत्र चुनौती दे रहे हैं, इसलिए ज्ञान का क्या हुआ, विस्तार हुआ। नई तकनीकी का यूज़ किया गया है। आजकल स्कूलों में क्या स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, ठीक है, टीवी के थ्रू बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे क्वालिटी एजुकेशन ऑफ क्वालिटी इंक्रीज हुई, ठीक है। विश्व नागरिकता का विकास हुआ। टू डेवलप्ड वर्ल्ड सिटीजनशिप, उच्च शिक्षा एवं सार्थक, सशक्त और प्रगतिशील साधन हुए जिसके माध्यम से सहज और स्वाभाविक ढंग से विश्व नागरिकता का विकास हुआ। उस शिक्षा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हुआ। अनुशासन का निर्माण हुआ। शिक्षा प्राप्त करने से अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए विद्यार्थियों ने नए दृष्टिकोण उत्पन्न करना उस शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। अब जो बच्चे बाहर से एजुकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे रिसोर्स वो बाहर देशों से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये किसके थ्रू हुआ, एलपीजी के थ्रू हुआ, ठीक है। तो ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। सभी राष्ट्रों के विज्ञान, तकनीक और आर्थिक विकास से क्षेत्र में संबंधित ज्ञान के विश्व स्तर पर आदान प्रदान करना और एक दूसरे के अनुभव से वो लाभान्वित होना, ठीक है। मानव मूल्य और संस्कृति का विकास करना हुआ। अब इसमें अध्यापक की क्या भूमिका होती है। आज के आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के युग में अध्यापक का जागरूक तथा सचेत होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह अध्यापक के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अध्यापक को सचेत और जागरूक रहे, ठीक है। उसका स्वयं का ज्ञान बहुत विस्तृत होना चाहिए, वो और उसका जो ज्ञान है वो बहुत डीप होना चाहिए, डेप्थ तक उसको सब कुछ पता होना चाहिए। वह सदा अध्ययनशील हो तथा शिक्षा के नवीन क्षेत्रों में निरंतर जानकारी प्राप्त करे। अध्यापन उसका धर्म हो, ना कि व्यवसाय। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो। वह दक्यानुसार बेफालतू की चीज़ों को ना मानता हो और परिवर्तन में विश्वास रखने वाला हो। जैसा इन्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने चाहिए उसको। उसका आधुनिकता में विश्वास हो, ठीक है। आजकल टाइम क्या हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है ना, उस पर विश्वास हो। यह विभिन्न संस्कृतियों के आदान प्रदान में सहयोग देने वाला हो। विश्वीकरण तथा आधुनिकीकरण को सफलता के लिए एक अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से उदारवादी हो, लिबरल हो, ठीक है। सभी के लिए एक सा हो, किसी में वो भेदभाव ना करे, सभी के लिए नियम कानून एक जैसे हों। ये शिक्षण की नई विधियों में भी रुचि रखता है, ठीक है। वही टीचर को जो टीचिंग मेथड है वो घिसे पिटे नहीं पढ़ाने चाहिए कि बस बच्चे को टीचर ने पढ़ा दिया, ठीक है। रोड लर्निंग बच्चों को नहीं करानी है, उनको करके सिखाना है, ठीक है, कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करें, ठीक है। टीचर को बस एक फैसिलिटर प्रॉपर गाइडेंस देनी है और बच्चे को खुद से कार्य करने के लिए दिया जाए, ठीक है। ये अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेशन आज हम यही ख़त्म करते हैं। इसको आप इतना ही कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको अपने एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा।
सेशन पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।